गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज अपना पीसीएस मेंस क्लास के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। चलते हैं अपन आज के अगले टॉपिक्स की तरफ, जो कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पढ़ना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इसके अंदर से तकरीबन कभी-कभी 11 नंबर का सवाल भी आ जाता है। इसके अंदर हर एक पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट या फिर इतनी वैल्यू रखता है खुद ब खुद अपने आप में, कि जिसके ना होने से प्रशासनिक अधिकारी के दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ आ सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लूथर गुलिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जब सारे लोग नबलिग प्रशासन की तरफ अपना-अपना किरदार निभा रहे थे, वहाँ इतनी स्पीड के साथ लूथर गुलिक ने अपनी पुस्तक के अंदर 10 सिद्धांतों पर सबसे ज़्यादा बल दिया और उन्होंने इन 10 सिद्धांतों को इस पुस्तक के अंदर ऐड किया और बताया कि 10 सिद्धांत जो हैं, अगर इनको सही तरीके से फ़ॉलो किया जाए, तो हर एक सिद्धांत खुद ब खुद अपने आप में एक अहम किरदार निभा सकता है। किस लिए? अमेरिका की जनता को या फिर दुनिया के किसी भी देश की जनता को आगे डेवलप या फिर प्रोग्रेस करने के लिए। चलते हैं अपन उन 10 सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हुए, तो अपना आज का सबसे पहला सिद्धांत उसके बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहला सिद्धांत जो लूथर गुलिक ने दिया था उसका नाम था कार्यों का विभाजन। जैसा कि अपन सब लोग जानते हैं कि कार्य मतलब योजना, मतलब नीति, मतलब नियम, कानून, ये सब बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? वो अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार का होता है। क्रियान्वयन करने का जो अधिकार आता है वो लोक प्रशासन का होता है। लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं कि जहाँ इमीडिएटली डिसीज़न लेना पड़ता है या फिर इमीडिएटली सरकार के द्वारा काम ना करके सीधा प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ही काम किया जाता है। तो वहाँ पर कभी-कभी एक प्रशासनिक अधिकारी नीतियाँ लागू भी कर सकता है और नीतियाँ बनाने के लिए अपने ऊपर के अधिकारियों को एडवाइस, मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस भी दे सकता है। इसलिए अपन यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्यों का विभाजन करना एक प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है, वहीं साथ ही साथ कार्यों का क्रियान्वयन करना और कार्यों के लिए योजनाओं का निर्धारण करना भी एक प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है। लूथर गुलिक ने इस कार्य विभाजन के पॉइंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है अपने इन 10 सिद्धांतों के अंदर। उन्होंने बोला कि अगर यह नहीं होता, तो जनता की जो भी समस्याएँ थी, उन सारी समस्याओं का समाधान ना तो कभी प्रशासनिक अधिकारी कर पाता और ना ही कभी करने के बारे में सोचता। क्योंकि यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी इंडिया के अंदर या फिर दुनिया के किसी भी देश के अंदर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हर दोनों तरफ से जनता के दोनों बीच में या फिर जनता के बीच में बैठकर उन सारी समस्याओं को जानता है, उन सारी समस्याओं के बारे में सोचता है और सबसे बड़ी बात, उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए अपना दिमाग घुमाता है। चलते हैं अपन अगले दूसरे पॉइंट की तरफ जो लूथर गुलिक ने हमारे सामने पेश किया है। उस पॉइंट का नाम है संगठन के विभाग। लूथर गुलिक ने बोला था कि अगर कभी भी कार्यों का क्रियान्वयन करने या फिर योजनाओं को लागू करने के लिए एक इंसान अकेला काम नहीं कर सकता। उसके लिए एक समूह की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती होती है या फिर एक संगठन की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं अपन उन संगठन के विभागों को पढ़ने की तरफ। यहाँ पर लूथर गुलिक ने संगठन के विभागों को 4 कैटेगरी के अंदर बाँटा है। पहला, लूथर गुलिक ने इन संगठन के विभाजों को बाँटने के लिए बोला था कि किसी भी संगठन के अंदर अगर कोई विभाग है, सबसे पहली बात ये है कि उसका कोई पर्पस होना चाहिए। पर्पस मतलब पी, पहली पी आप हमेशा याद रखें, पर्पस। इसका अगर अपन हिंदी में मीन्स देखें तो उसका अंतिम उद्देश्य होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ उद्देश्य। जैसे कि अपन बातें करते हैं, एक हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर महिला बाल विकास का अधिकारी है। उस अधिकारी या फिर हॉस्पिटल की जितनी भी नर्स हैं या फिर हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सब लोगों का काम क्या है? जो भी पेशेंट उनके सामने आया है या फिर जो भी मरीज़ उनके सामने हैं, उसका जन कल्याण करना, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी जान बचाना। या फिर किसी ऐसे उद्देश्य की तरफ चलते हैं जहाँ पर सारे लोग भारत देश के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हों। जैसे कि एक प्रशासनिक अधिकारी किसके लिए काम करता है? भारत देश के जन कल्याण के लिए, मतलब भारत देश की जनता के लिए। या फिर एक चाय बेचने वाला बंदा भी या फिर एक नाई जो कटिंग करता है, वो भी यहाँ पर रहकर सेवा दे रहा है भारत देश के लोगों को। यहाँ पर 2 ही काम होते हैं, या तो सेवा दिया जाता है या फिर लाभ कमाया जाता है। और लाभ कमाने का काम जो होता है निजी कंपनी का होता है, सेवा देने का काम सरकारी कंपनियों का होता है। तो अपन यहाँ दोनों की बातें करते हुए, लेकिन दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही उद्देश्य होता है, या तो जनता की सेवा करनी है या फिर लाभ कमाना है। यहाँ पर इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल सरकार देती है, क्योंकि सरकार का मेन उद्देश्य, मेन मोटिव जनता की सेवा करना होता है, ना कि लाभ कमाना। वहीं अगर अपन निजी कंपनी के बारे में बातें करें, तो उसका मेन मोटिव पैसे कमाना होता है, ना कि लाभ कमाना, क्योंकि लाभ कमाने के लिए उसे मेहनत करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत उसे पड़ती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए पैसे इकट्ठे करने की। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो लूथर गुलिक ने दिया था, उन्होंने बोला था संगठन के विभाग के अंदर सबसे पहली पी मतलब
पर्पस का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि वो अपना डिसीजन ले, अपना पर्पस बनाकर रखे कि मैं ये वाला काम क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। जैसे कि अपन अपने खुद को लेके बातें करते हैं कि अगर अपन पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका अपने एक खुद का टारगेट है कि हमें पीएससी की प्रिपरेशन क्यों करनी है। तो उसी तरीके से अब बातें करते हैं दूसरे पी की तरफ, प्रक्रिया। पहली पी के बारे में आपने देखा पर्पस, दूसरी की पी के बारे में देखते हैं अपन प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब यहाँ पे इतना है, क्या मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन इसके लिए जिस तरीके से जिस रास्ते पर मुझे चलने की ज़रूरत है, क्या मैं उस रास्ते पर सही तरीके से काम कर पा रहा, सॉरी, क्या मैं उस काम को सही तरीके से सही ढंग से कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं अपने उद्देश्य की तरफ सबसे पहले या फिर सबसे जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर पहली पी के बारे में अपन ने देखा पर्पस, दूसरी पी के बारे में अपन ने देखा प्रक्रिया। चलते हैं तीसरी पी की तरफ, पर्सन। मतलब जो भी कोई भी बंदा काम करता है वो एक व्यक्ति ही होता है, एक व्यक्ति के दिमाग की ही उपज होती है वो सारा काम करना, कि मेरे को इस रास्ते पर चल के दिल्ली जाना है, अंतिम उद्देश्य दिल्ली पहुंचना है। रास्ता मतलब प्रक्रिया क्या है, बस के द्वारा जा सकता हूँ, ट्रेन के द्वारा जा सकता हूँ, टैक्सी करके ले जा सकता हूँ, या फिर मैं एरोप्लेन के द्वारा भी जा सकता हूँ। रास्ता कोई भी हो सकता है लेकिन मेन मोटिव जो होता है उसका दिल्ली पहुंचना होता है। चलते हैं अपन अगली चीज़ की तरफ, स्थान। ये आजकल के समय में तो नहीं है लेकिन ये कभी नेवी वाले या फिर आर्मी वाले के एग्जाम्पल को लेकर दिया जाता था, कि जब भी कभी सेना को इकट्ठा करके एक जगह बताई जाती थी कि तुमको यहाँ पर ये वाला इलाका जीतना है, उस स्थान को कहते हैं। अगर अपन बातें करते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ से दिल्ली जाने के सफ़र के अंदर 3 ही काम होते हैं। पहला तो उसे स्थान मतलब दिल्ली जाना है, दूसरी चीज़ दिल्ली जाना उसका मेन मकसद भी हो सकता है, सबसे तीसरी चीज़ दिल्ली जाने के लिए वो जिस रास्ते का यूज़ करेगा वो उसकी प्रक्रिया भी हो सकती है। इन सारी बातों के बारे में लूथर गुलिक ने अपनी किताब के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में बताया था। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलते हैं अपन लूथर गुलिक के द्वारा दिए गए तीसरे निर्देश की तरफ या फिर तीसरे पॉइंट्स की तरफ। उस तीसरे पॉइंट्स का नाम था पद सोपान के माध्यम से तालमेल। यहाँ पे अपन बातें कर रहे हैं पद सोपान। पद सोपान के माध्यम से शायद आपको एक चीज़ के बारे में थोड़ा-सा क्लू नज़र आ रहा होगा, उस क्लू का नाम है पद। पद मतलब अपॉर्च्युनिटी या फिर अथॉरिटी। जो भी बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है वो अपने द्वारा किसी नीचे वाले बंदे को कोई ना कोई डायरेक्शन बताता रहता है, बोलता है आज तुम्हें उस गली में जाकर वहां से एक बंदे को पकड़ के लाना है, उसे मेरे सामने प्रस्तुत करना है। पद लेकिन एक अधिकारी के बीच में और एक कर्मचारी के बीच में, दोनों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ताकत या फिर समझने की अहमियत रखते हों, तभी एक बंदा दूसरे के दिए गए निर्देशन पर सही से काम करेगा। चलते हैं अपन एग्जाम्पल के लिए अपनी फैमिली की तरफ। वहाँ पे अपने अब्बू ने या फिर अपने पापा ने अपन से बोला कि जाओ बेटा जाके मार्केट से कुछ लेके आना। लेकिन पहली बात तो ये होती है अपन मार्केट जाएँ, अगले 3 मिनट के अंदर सामान जो लेने के लिए बोला गया है, पहले सीधे रास्ते से जाना है, वापस सामान लेने के बाद उसी सीधे रास्ते से घर आना है। एक ये काम होता है। क्यों? क्योंकि पापा ने बुलाया है इसलिए मुझे पहली फुर्सत में जल्दी से जाकर सामान लेके वापस आना है। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि पापा ने सामान लेने भेजा है, जो पैसे मुझे दिए थे उनसे मैं कुछ टिक्की पी गया या फिर चाय पी गया या फिर जो भी था वो मैं कर चुका। जाना था मुझे 3-4 मिनट के अंदर, हाईएस्ट 1 घंटे के अंदर, लेकिन मैं पहुँचता हूँ इवनिंग में, वो भी विथआउट सामान के। यहाँ एक-दूसरे के बीच में तालमेल बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आता। तो ऐसा इनके लिए बोला, लूथर गुलिक ने ऐसा बोला था कि तालमेल होना हर एक अधिकारी और हर एक कर्मचारी के बीच में ज़रूरी है। क्योंकि जितनी स्पीड से अधिकारी सामने वाले बंदे को या फिर अपने से नीचे स्तर के कर्मचारी को काम देगा, वो उतनी ही स्पीड के साथ कर्मचारी अपने अधिकारी को खुश करने के लिए और उतनी ही लगन के साथ बहुत जल्दी से अपना काम करेगा। अगर दोनों के बीच में बातें समान होंगी, दोनों की भावनाएँ एक-दूसरी होंगी, दोनों एक-दूसरे को समझने के काबिल होंगे, तो शायद इस काम को वो बहुत जल्दी और बहुत ही सरल तरीके से हँसते-हँसते उस रास्ते तक ले जा सकते हैं, जिस रास्ते तक ले जाने के लिए लूथर गुलिक ने बोला है। चलते हैं अपन लूथर गुलिक के द्वारा बताए गए अगले निर्देशन की तरफ। अगला निर्देशन क्या है उसके बारे में बातें करते हैं। अगला निर्देशन लूथर गुलिक ने दिया था कि जहां आप सब लोगों ने देखा कि पदों के बीच में तालमेल होना चाहिए, पदों के बीच में भी सामंजस्य होना चाहिए, वहीं अब बातें हो रही है अगले पॉइंट की तरफ। उसमें लिखा हुआ है विचारों के बीच में भी तालमेल होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हारे विचारों को समझ सकता हूं तो तुम भी मेरे विचारों को समझने की कोशिश करो। जैसे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों को लागू करने के बाद एक अधीनस्थ न्यायालय उनकी बातों को समझे कि ये बंदा ऐसा काम करवा रहा है मेरे से, तो क्यों करवा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारे काम मेरे से ही करवा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे मेरी कोई साँठ-गाँठ होके बैठी है, इस वजह से ये सारा काम मुझसे करवा रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे इससे काम कराने से मैं इसके बहुत ज़्यादा करीब हो जाऊँगा, ऐसा तो नहीं है, जिसकी वज़ह से कहीं दूसरे लोग मेरे से दूर हो जाएँ और वो सोचें कि मैं इसका चमचा हो चुका हूँ। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए लूथर गोल्क ने इस विचारधारा को इसके अंदर बोला। बोला जहाँ तुम पदों के बीच में तालमेल इकट्ठा कर रहे हो, वहीं विचारों के बीच में भी तालमेल इकट्ठा होना चाहिए। एक दूसरे के विचार एक दूसरे लोग आपस में समझने की ताकत भी रखते हों। एक दूसरे के लोग एक दूसरे के विचारों से हमेशा इंस्पायर भी होते हों। अगर एक बड़ा अधिकारी एक निचले स्तर के कर्मचारी को कुछ अच्छी बातें बता रहा है, तो निचले स्तर का कर्मचारी ये ना समझे कि मूड पका रहा है। बल्कि वो ये समझे कि मुझे कुछ अच्छी बातें बताई जा रही हैं जो आगे चल के मेरे काम आ सकती हैं। एक-दूसरे की भावनाओं को समझने पर यहाँ सबसे ज़्यादा बल लूथर गुलिक ने अपने इस चौथे पॉइंट्स के अंदर दिया है। चलते हैं अपन लूथर गुलिक के द्वारा बताए गए अगले पॉइंट्स की तरफ। उस पॉइंट्स का नाम है समितियों के द्वारा तालमेल। यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी, समिति हर एक विभाग के बाहर एक समिति होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना काम करती है कि भाई जो विभाग है, जैसे अपन बातें करते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए रक्षा विभाग के लिए एक समिति बनाई जाती है। रक्षा विभाग समिति शायद अपन उसे कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए। उसका काम इतना होता है, रक्षा विभाग के अंदर जो भी बंदे काम कर रहे हैं या फिर जो भी अधिकारी या फिर जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ रास्ता बताना, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्शन देना, ये एक समिति का काम होता है। लेकिन यहाँ पर लूथर गोल्क ने ये वाली बात बोली गई है कि भाई समिति और जो समिति के द्वारा जिन लोगों को निर्देश दिए जाएँगे, उन लोगों के बीच में भी तालमेल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो समिति ने बोल दिया कि अपना काम करो, सामने वाला बंदा काम ही नहीं कर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना निकाली, लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और प्रधानमंत्री के बीच में बनती ही नहीं है, कभी दोनों आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हैं, तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा निकाली गई योजनाओं का क्रियान्वयन हर लोगों तक नहीं पहुँचाएगा। वो उसके बारे में सोचेगा तलक नहीं, जिसकी वजह से नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता को, अगर जनता को नुकसान हुआ, तो जन कल्याण की जो योजना दुनिया ने हर एक देश में बनाई जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए लूथर गोल्क ने अपने शब्दों में एक बात बोली थी कि नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी एक उस तरीके से माना जाता है जिस तरीके से शरीर पूरी नीति है और प्रशासनिक अधिकारी उस पूरी बॉडी के अंदर बैठा हुआ दिमाग है। अगर वो दिमाग काम करना बंद कर देगा तो उस बॉडी का कोई महत्व नहीं है, वो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखती। चलते हैं अपन लूथर गोल्क के द्वारा बताए गए अगले पॉइंट्स की तरफ। उस पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है विकेंद्रीकरण। 2 चीज़ अपन को देखने के लिए मिलेंगी। विकेंद्रीकरण अपन यहाँ देख चुके हैं, अपन को एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, उसका नाम होगा केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के अंदर एक चीज़ बताई जाती है, जैसे कि एक बड़े लेवल के अधिकारी ने निचले लेवल के अधिकारी को कोई काम दिया। कहीं यहाँ ऐसा नहीं है कि वो निचले लेवल का अधिकारी अपने खुद के काम को करते हुए किसी और को पोस्टपोन कर दे। बोला एसपी ने मेरे को बोला डी एसपी ने डीएसपी को बोला कि तुम्हें कल 2 बजे मेरे को मिलना है। अब डीएसपी क्या करेगा, डीएसपी एसआई को बोलेगा मेरी जगह तू मिल जाना, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे या फिर एक एसआई एसपी को इजाज़त या फिर आदेश नहीं दे सकता। आदेश सिर्फ़ और सिर्फ़ एसपी का देने का काम होता है, आईपीएस अधिकारी के देने का काम होता है। निचले स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं, उनको उन आदेशों को मानना होता है। इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, जहाँ पर सब लोगों के पास बराबर का अधिकार होता है। लेकिन विकेंद्रीकरण के अंदर एक चीज़ होती है, जैसे कि अपन बातें करते हैं क्या? एग्ज़ाम्पल के लिए अपन समझते हैं, कुछ पावर मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा पावर एक एसपी के पास होती है। लेकिन एक डीएसपी के पास अगर कुछ भी पावर नहीं होगी, तो क्या डीएसपी अपना काम सही तरीके से करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए 50% पावर डीएसपी के पास भी दी जाती है और 100% पावर एसपी के पास तो है ही। इसलिए अपन उसको विकेंद्रीकरण कह सकते हैं और केंद्रीकरण के अंदर क्या होता है, जहाँ पूरी की पूरी पावर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदे के हाथों में होती है। लेकिन विकेंद्रीकरण के अंदर अपन को एक शब्द नज़र आता है, उसका नाम है विकेंद्रीकरण। वो उसके मतलब यहाँ सिर्फ़ इतना बताया गया है लूथर गुलिक की लैंग्वेज के अनुसार कि जो भी पावर है, उसका हर एक स्तर पर बराबर भागों में बाँट दिया जाता है। कुछ लेवल पर बड़े अधिकारी को, कुछ लेवल पर उससे छोटे अधिकारी को। मतलब हर जगह एक-एक अधिकारी के हाथों में कुछ न कुछ पावर होनी चाहिए, जिससे कभी ऐसा ना हो कि निचले लेवल का अधिकारी ये समझे कि मैं तो सिर्फ़ एक कुत्ते की तरह काम कर रहा हूँ, मेरा यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वह ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। इसलिए यहाँ पर हर एक अधिकारी अपनी पावर को धीरे-धीरे बाँटता चला जाता है, क्योंकि उसके बीच में तालमेल भी बन जाएगा, सामने वाला बंदा समझेगा कि यार मैं इनके कुछ काबिल हूँ, इसीलिए इन्होंने मुझे इतना अच्छा काम दिया। अगर कहीं ऐसा ना हो कि सारा काम प्रशासनिक अधिकारी खुद ब खुद अपने हाथों से करने लगे, तो नीचे वाला बंदा सोचेगा हमें तो ये कुछ समझता ही नहीं है, समझता है हम अनपढ़ हैं, मतलब हमसे कुछ करना ही नहीं आता।
ऐसी बातें लूथर गुलिक ने अपने 10 सिद्धांतों के अनुसार बताई है। चलते हैं अपन अपने अगले सिद्धांत की तरफ जो लूथर गुलिक ने दिया था। आदेशों में एकता। आदेशों में एकता का मतलब यहाँ पे है कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई आदेश दिया गया है, वो आदेश सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दिया जाए तो बहुत बेहतर चीज़ है। लेकिन अगर वो आदेश एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दिया गया, किसी कलेक्टर के द्वारा एक डीएसपी को आदेश दिया गया, उसके बाद क्या होता है, डीएसपी ने वो काम किसी और पे टाल दिया, तो ये गलत है। बल्कि आदेश की एकता होनी चाहिए, मतलब एक व्यक्ति का आदेश दूसरे व्यक्ति तक ही जाना चाहिए। जैसे कि बातें करते हैं, पापा ने मेरे को बोला कि जाके मार्केट से मेरे लिए ये वाला सामान लेके आ, लेकिन मैंने क्या किया, मैं खुद ना जाते हुए अपने छोटे भाई को भेज दिया, तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पर ये वाली बात बताई गई है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक काम किया जाएगा। अगर बड़े उच्च अधिकारी के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है निचले अधिकारी को, तो वो काम उसे स्वयं करना होगा, और वो भी तालमेल के साथ, क्योंकि अगर तालमेल के बिना करेगा तो शायद वो अपना काम सही तरीके से ना कर पाए और एक प्रशासनिक अधिकारी उससे अपना मनोबल नीचे गिरा सकता है। इसीलिए कई बार अपन आगे चल के पढ़ेंगे भी कि एक प्रशासनिक अधिकारी अपना काम छोटे लेवल के अधिकारियों को देने से कतराता है, क्योंकि उसे उन पर इतना बिलीव नहीं होता जितना बिलीव वो खुद पे रखता है। ये सारे टॉपिक्स अपन को आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे। चलते हैं अपन लूथर गुलिक के अगले पॉइंट्स की तरफ। उसके अंदर ये रहा वो पॉइंट, प्रत्यायोजन। इस पॉइंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना बताया गया है कि हर एक प्रत्यायोजन का मतलब यहाँ इतना है कि हर एक योजना का क्रियान्वयन होने के साथ साथ उसके लिए एक नए नियम बनाने चाहिए। जब आदेशों में एकता आने लगी है तो हर एक इंसान अपनी सीमा को समझ चुका है। हर एक इंसान को अपनी अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में मालूम चल चुका है कि मैं यहाँ इस सिस्टम के अंदर मेरा रोल क्या है, मैं इस सिस्टम के अंदर कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं इस सिस्टम में अगर नहीं होता तो क्या होता। ये सारी बातें एक प्रशासनिक अधिकारी समझ चुका है। यहाँ पे बातें चल रही हैं प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का यहाँ पर मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंस इतना है, हर एक नीति का सही तरीके से लागू होने पर देखरेख करना। प्रत्यायोजन का मतलब यहाँ है कि एक दूसरे के प्रति काम पर हमेशा तत्पर तैयार रहना, एक दूसरे के प्रति तालमेल बनाकर रखना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये प्रत्यायोजन का काम है। अगर अपन यहाँ पे एक चीज़ समझ में और आ रही होगी, प्रत्यायोजन का मतलब सिर्फ हम इतना भी बोल सकते हैं कि कभी कभी एक प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े लेवल पे बैठा हुआ है, वो निचले लेवल के अधिकारी को कोई आदेश देता है और वो आदेश ना माने, ये उसके लिए आचरण संहिता के खिलाफ होता है। ये आचरण संहिता क्या होती है, ये अपना अलग अलग से मिलेगा पढ़ने के लिए, उसको अपन आगे चल के वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है प्रत्यायोजन के अंतर्गत सिर्फ इतना बताया गया है कि हर एक अधिकारी जिसके द्वारा कोई आदेश दिया गया है, वो निचले अधिकारियों के बीच में हो, और अगर निचले अधिकारियों को वह आदेश किसी भी कंडीशन में मानना ही होगा। सिर्फ प्रत्यायोजन में इतना ही बोला गया है कि निचले अधिकारियों को ऊपर के लेवल के अधिकारियों के द्वारा दिया गया आदेश मानना बाध्यकारी होता है। चलते हैं लूथर गुलिक के अगले पॉइंट्स की तरफ जो दोनों ने दिया था। अगला और आखिरी पॉइंट्स लूथर गुलिक का, उस पॉइंट्स के अंदर उन्होंने बताया नियंत्रण का दायरा। नियंत्रण का दायरा के एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मैं एवरेज लगाऊं। एग्जाम्पल के लिए अपन इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि मैं मानता हूं कि मैं एक साथ 10 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर आप वहीं एक साथ 20 बच्चों को लाकर रख देंगे तो शायद मैं उन तक उतनी स्पीड से और इतने ध्यान और उतने कंट्रोल पैनल के साथ नहीं पढ़ा सकता जिस तरीके से मैं अपने 10 बच्चों को पढ़ा सकता था। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी सीमा सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 बच्चों तक ही है। उससे ज़्यादा मेरी सीमा गलत है। अगर उसे बढ़ा दिया जाएगा तो मैं अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता जिस सही तरीके से मैं 10 बच्चों के साथ कर पा रहा था। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए अपन नियंत्रण के दायरे वाले क्षेत्र को देखते हैं। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना बताया गया कि एक प्रशासनिक अधिकारी जितने अच्छे लेवल पे और जितने कम क्षेत्र के अंदर जितना अच्छे तरीके से काम कर सकता है, उसे उतना ही काम दिया जाए। उसका दायरा सीमित कर दिया जाए कि उससे जाके अगर वो बढ़ जाएगा तो शायद काम गलत हो सकता है। उससे अगर बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र दे दिया, क्योंकि हर एक प्रशासनिक अधिकारी अपने आप में मुगल बादशाह नहीं होता है। मुगल बादशाह बनने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वो तो भाई भारत देश के पूरे राजा हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे ये बंदा एक प्रशासनिक अधिकारी है। इसके ऊपर कितना प्रेशर होता है ये सारा आप अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए इसके दिमाग और इसके दिमाग ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सीमित दायरा होता है। जैसे कि अपन बातें करते हैं ग्वालियर ज़िले की, ग्वालियर ज़िले के अंदर जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो ग्वालियर ज़िले के अंदर आने वाली जितनी भी तहसीलें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सीमा वहाँ तक बनाकर रखता है। उससे बाहर जो भी हो रहा है उसे उससे कोई लेना-देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा वहाँ तक ही है और वो वहाँ तक ही अपना क्षेत्र फैलाकर रख सकता है, और सिर्फ़ वो वहाँ तक की ही इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग के अंदर रख सकता है। इसलिए नियंत्रण के दायरे के क्षेत्र के अंदर एक दायरा सीमित होता है एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। इसी तरीके से हर एक ज़िले के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी मतलब कलेक्ट्रेट को बिठाया जाता है, क्योंकि हर एक ज़िले की सीमा हर दूसरे ज़िले से अलग होती हैं। तो ये रहे वो 10 सिद्धांत जो लूथर गुलिक के द्वारा दिए गए थे, जो कि एक बार फिर से अपने रिपीट करते हैं। कार्य विभाजन, संगठन के विभाग, पद सोपान के माध्यम से,
तालमेल, विचारों के बीच तालमेल, उसके बाद समितियों के द्वारा तालमेल, विकेंद्रीकरण, आदेशों की एकता, प्रत्यायोजन और नियंत्रण का क्षेत्र। ये वो 10 सिद्धांत हैं जो लूथर गुलेग ने अपनी पुस्तक के अंदर दिए थे। अगले सवाल जो अपन को देखने के लिए मिलेगा, वो अपन अगले सवाल के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। उसके अंदर अपन हेनरी फ्योन के 14 सवालों को हल करेंगे। हेनरी फ्योन के द्वारा दिए गए 14 सिद्धांतों के बारे में सोचेंगे, उनके बारे में इसी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अपन ने आज इस लूथर गुलिक के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना बेशक। थैंक यू।